नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नर्मला का 12वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि कृष्णा की शादी के बाद नर्मला अपने मायके में ही रह जाती है और वापस नहीं आना चाहती। इधर मुंशी तोताराम का मंझला बेटा जियाराम अपने पिता को मनसाराम की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए नर्मला का 12वां भाग। अब की सुधा के साथ नर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहती, उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मिणी ने भोंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसा निखर कर आई है। भोंगी ने कहा, दीदी, माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। रुक्मिणी, ठीक कहती है भोंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। नर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्चे का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी भी। देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी। दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयाँ लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना, और आशा की बदौलत हमारे भी नसीब जाके। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। जाओ सिया, जल्द आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फिजूल की बातें करते हो? नन्हे से बच्चे की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा खुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज़ मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने जाएगा? बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम के चांटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तस्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं। ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी, तुम ले लो सिया बाबू, यह न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चले। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी। निर्मला,
आप समझते नहीं हैं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है। इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दो। निर्मला, इसी बदनामी का डर तो मुझे भी है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसके जी में जो चाहे कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे न थे। मुंशी जी, अजय कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? यह कहते भी इसे संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को व्यस्त दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे न रहा गया। बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझे बैठा हूँ। भैया ना समझ थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूँ तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निःशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का, यूँ खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरियाँ चढ़ा कर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीस कर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके, एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी, माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर घूंसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा। भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मिणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मिणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर नहीं हुई और यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई ना उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। दोस्तों, निर्मला का 12वां भाग यही समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।